हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। जितना हो सकेगा उतने टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। नहीं हो पाया तो अगली वीडियो में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं तो अगली वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। नहीं तो अगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। तो वो हम बात की बात है, वो बात की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट यूज़फुल और रेलेवेंट लगता है आपके लिए, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करके, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि पढ़ा है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले वीडियो में हमने समझा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, क्योंकि पिछली वीडियो को देखे बिना ये वाली वीडियो देखना मूर्खता होगी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक तरीके से रूल बुक है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ, एक तरीके से रूल बुक है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन बुक है कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होगी, किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से भी आपको एक सही और एक मतलब यूज़फुल अकाउंटिंग करनी है, वो सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शन उस बुक में दिए होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ये हमारे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ वर्ड समझो। IFRS, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब कुछ और वर्ड है, उसके बीच में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसका मतलब आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। IFRS, IASC और IASB। तो देखो यहाँ पर ये जो IASB है, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS लिख रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो IASB क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कमेटी बनाता है। ठीक है, एक कमेटी बनाता है, एक स्पेसिफिक कमेटी बनाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मतलब कमेटी, सॉरी। ठीक है, ये है कमेटी जो कि कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, IASB को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलकर, सारे लोग मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, IFRS का। ठीक है, IFRS क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरीके से आप जानते हो वर्ल्ड वाइड कई सारे बिजनेस ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर सारे देश, अगर मान लो 190 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अगर सारे देश अपनी अपनी तरह से अकाउंटिंग करने लगे, ठीक है, तो ना हम किसी का अकाउंटिंग समझ पाएंगे, ना हम किसी देश के साथ ट्रेड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर मैं चाहूँ कि मैं अमेरिका की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, एज अ यूज़र, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन्वेस्टर भी यूज़र होता है अकाउंटिंग के, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस कंपनी के अकाउंटिंग बुक को देखूँ, अकाउंटिंग को समझूँ। तो अगर उन्होंने किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रखी होगी, मुझे कैसे समझ में आएगा। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया IFRS। ठीक है, IFRS बनाया गया। तो याद रखना, IASB है, ये बोर्ड है जो कि अपॉइंट करती है IASC को, और ये फॉर्मुलेट करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, IFRS का। ठीक है, आया समझ। तो ये है हमारा इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। IFRS कितने हैं, अब इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 16 हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें, अब हम बात करते हैं इंडिया में ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन करता है किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंडिया के अंदर। आपने सुना होगा ICAI के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसके मतलब बता रहा हूँ, उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ICAI, ASB, IFRS, इन सब में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ICAI जो कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मतलब एसोसिएशन है, अथॉरिटी है, ये मेंबरशिप प्रोवाइड करती है, कोर्सेज करवाती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक ASB को इसने क्या किया, ASB बिठाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, जिसने क्या किया, कब बिठाया था ये, अप्रैल
1977 में, ठीक है। तो ACIA ने, तो ICAI ने क्या किया, ASB बिठाया कब, ASB बनाया 1977 में अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब ये ASB को क्या करना था, इस ASB को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना था, ठीक है। यही है रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इंडिया के अंदर याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है और वहाँ पर कौन होता है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बस इंटरनेशनल का फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना इंडिया में कौन है, ASB, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा, ICAI के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोसीजर किस चीज़ का देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया कैसे जाता है, ठीक है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उस चीज़ का प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, ASB जो है वो एक फील्ड, एक ब्रॉड एरिया, ठीक है। ब्रॉड एरिया का मतलब कोई सी भी एक फील्ड को, कोई से भी एक ब्रॉड फील्ड को सिलेक्ट करती है कि किस फील्ड में हमें उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है, ठीक है। किस फील्ड के लिए बेसिकली हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो डिटरमाइन करेगी, ठीक है। पहले वो डिटरमाइन करके तैयार करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ASB की हेल्प कई स्टडी ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। ASB की हेल्प कौन करता है, डिफरेंट ग्रुप्स करते हैं, डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स करते हैं ASB को। डिफरेंट स्टडी ग्रुप जो होते हैं वो ASB की हेल्प करते हैं, ठीक है, इस चीज़ में। और ये जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, आप बस इसका प्रोसेस समझते रहना, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, उसने एक फील्ड सिलेक्ट किया, उसने एक ब्रॉड फील्ड सिलेक्ट किया, ठीक है। जिस पहले डिटरमाइन किया कि वो किस फील्ड के लिए, बेसिकली किस एरिया के लिए वो स्टैंडर्ड सेट करने जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ICAI जो होता है, ICAI ये क्या करता है, डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स फॉर्मेट करता है, ठीक है। ICAI के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं। फिर ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये ASB की मदद करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको क्लीन करके बताऊं, पहला स्टेप क्या हो गया, डिटरमाइन फील्ड, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, ICAI फॉर्मेट्स या क्रिएट, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो अपॉइंटेड, कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, स्टडी ग्रुप्स। डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स को वो अपॉइंट करता है, वो क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उन स्टडी ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, ASB इज असिस्टेड बाय डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स। उन स्टडी ग्रुप्स के द्वारा ASB की हेल्प की जाती है ताकि वो अच्छी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है इस चीज़ को लेकर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर। और इस ड्राफ्ट को वेरियस, मतलब अलग अलग तरीके के बॉडीज़ पर भेजा जाता है, अकाउंटिंग बॉडीज़ पर भेजा जाता है, आउटसाइड बॉडीज़ पर भेजा जाता है, बॉडीज़ के पास भेजा जाता है कि हाँ आप इसे भी चेक कर लो, क्योंकि वो भी चेक करते हैं। क्योंकि देखो ICAI जो है वो एक मतलब कह सकते हैं एपेक्स बॉडी है, एक मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो बाकी बॉडीज़ हैं, जो बाकी मतलब जितने भी बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनसे भी हमें एक बार क्रॉस चेक करवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट आउटसाइड बॉडीज़ को भेजते हैं, जैसे कि हो गया FICCI, ठीक है, ICSI जो कि CS करवाता है हमारे पास, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, CBDT। तो डिफरेंट टाइप्स के ये वेरियस का मतलब बॉडीज़ के पास भेजता है वो ड्राफ्ट को, ताकि वो उस ड्राफ्ट को देखें और उस ड्राफ्ट को एक बार मतलब मिला ले कि हाँ वो अपना व्यूज़ दें। मतलब कहने का मतलब है वो अपने व्यूज़ सामने करें। अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आना चाहिए तो वो बता सकते हैं, कि अगर उनको लगता है कि पूरा सही है तो वो ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट दिया जाता है और उस ड्राफ्ट में, और जब वो ड्राफ्ट उनकी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है तब उसे इशू कर दिया जाता है, ठीक है। तब उसे क्या किया जाता है,
इशू कर दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक्चुअली में ड्राफ्ट में होता क्या है, ठीक है, इस ड्राफ्ट में कौन कौन से पॉइंट लिखे रहते हैं। तो एक बार इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट जो उसमें लिखा रहता है, सारे स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, मतलब फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक्स, ठीक है, जितने भी बेसिक्स हैं जिस चीज़ को लेकर हम आगे समझेंगे, ठीक है, जितने भी बेसिक्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो लिखा रहता है उस ड्राफ्ट में, ठीक है। दूसरी बात करें डेफिनेशन। अब क्या होगा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट करते समय कई सारे डेफिनेशंस, कई सारे टर्म्स ऐसे होंगे जिनका मतलब क्या पता उन लोगों को, सामने वाले को ना पता हो, ठीक है। इसीलिए उन सबके डेफिनेशंस लिखे होंगे, किसके, टर्म्स के, कि उस टर्म का मतलब क्या है जो आपने यूज़ कर रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तीसरे की बात करें तो मैनर मतलब क्या, कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एपी का मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने बताए हैं, जो भी अकाउंटिंग मेथड आपने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, उसको किस मैनर में अप्लाई करना है, किस मैनर में हम अप्लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट लिखो, ठीक है, और फंडामेंटल्स लिखो, बेसिक्स बताओ। दूसरा, वो टर्म्स जो आपने यूज़ कर रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ताकि हम उस टर्म्स का मतलब समझ सकें, ठीक है। तीसरा, मैनर, वो ऐसे किस मैनर में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेथड्स को अप्लाई करने वाले हैं, वो मैनर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ चौथा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो चौथा आपको लिखना है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो, कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, अकाउंटिंग को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और डिस्क्लोजर मतलब आप जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, या भले आपकी अकाउंटिंग हमेशा के लिए क्लोज हो रही है या मंथ की अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हैं, एक इंटरवल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आप जब अकाउंटिंग डिस्क्लोज मतलब क्लोज कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके प्रेजेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप डिस्क्लोज करेंगे चीज़ों को सामने यूजर्स के, ठीक है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये भी हमारे पास उस ड्राफ्ट में लिखा रहता है चौथे पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बढ़ते हैं आगे अपने 5वें पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक सेकेंड। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 5वें पॉइंट में हमें लिखना है क्लास ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, मतलब कौन सी क्लास के लिए, मतलब किस क्लास के लेवल, किस लेवल के लिए, किस लेवल के इंटरप्राइजेस के लिए वो स्टैंडर्ड यूजफुल होगा, ठीक है, किस क्लास के इंटरप्राइजेस को वो मतलब अप्लाई करना, मतलब उसे ध्यान में रखना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है, ये वहाँ पे होता है, जो भी लेवल होगा वो वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। 6th की बात करें, ठीक है, 6th की बात करते हैं तो उसमें डेट लिखी होगी कि कौन से डेट से, मान लो अगर मैं 5 अगस्त को या 6 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 अगस्त, ठीक है। तो कहने का मतलब है 10 अगस्त के बाद से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव होगा, मतलब इस डेट के बाद से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करने लगेगा अच्छी तरीके से, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स, बेसिक्स। दूसरा पॉइंट, वो टर्म्स के डेफिनेशंस लिखने हैं आपको, मतलब लिखे रहते हैं जो कि ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं वो समझ में आए। वो मैनर लिखा होता है, ठीक है, कि किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग मेथड को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चौथे में लिखा रहता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आप अकाउंटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अगर मान लो आपके यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए, तो उस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करता हूँ तो क्लास ऑफ इंटरप्राइजेस, कौन से क्लास के लिए, किस लैब, किस ग्रुप के लिए, किस एरिया के इंटरप्राइजेस के लिए, एरिया के मतलब कहने का मतलब है किस कैटेगरी के, ठीक है, ऐसा समझ लो, किस कैटेगरी के इंटरप्राइजेस के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही रहेगा और वो मतलब कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके अंदर, ठीक है। और डेट लिखी रहती है कि कब से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
प्रोपगेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रोपगेशन का मतलब पहले समझ लो प्रचार, ठीक है, प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार। कहने का मतलब ये है आप लोगों को उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कैसे बताओगे, किस तरीके से उनको नॉलेज दोगे, ठीक है, किस तरीके से उनको बताओगे कि हाँ ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब जैसे मैं अपनी कंपनी में 10 साल से एक तरीके से अकाउंटिंग किए जा रहा हूँ, बट कल को अगर कुछ चेंजेस आते हैं, किसी प्रकार के कोई चेंजेस आते हैं, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर क्रिएट किए जाते हैं जो कि मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टाइल को बदलने वाले हैं, ठीक है, तो उस बारे में मुझे भी पता होना चाहिए। तो किस किस तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लोगों को बताया जाता है, ये है बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मतलब कई ICAI है, जो ICAI वो अपने जर्नल रिलीज़ करती है, ठीक है, अपने जर्नल्स रिलीज़ करती है, मतलब हर जगह पे इशू के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट हो गया कि ICAI के द्वारा जो इशू किया जाता है जर्नल्स, उसमें पब्लिश किया जाता है और लोगों को बताया जाता है, उसे उसमें इशू किया जाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लोगों को एक पर्टिकुलर किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है वो आता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम। अब आपने देखा होगा कि कई जगह पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, कई इंस्टीट्यूट में, कई यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशनल प्रोग्राम रखे जाते हैं, ठीक है, फंक्शंस रखे जाते हैं। तो वहाँ पर जाके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों को बताया जाता है कि ऐसा कुछ चीज़ है। या फिर कई बार कई जगह मीटिंग होती है, एजुकेशनल मीटिंग्स होती हैं जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मतलब बताया जाता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। क्योंकि एजुकेशनल प्रोग्राम में देखो क्या होता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम में बेसिकली वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट होंगे तो कल को वो फ्यूचर में अकाउंटिंग करेंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो बेसिकली वो फ्यूचर है, तो आज से ही उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, इसमें बारे में पता होगा, ठीक है, इस रूल के बारे में पता होगा, तो वो फिर उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटीज़। अब देखो यूनिवर्सिटीज़ में बता, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है, NGO के द्वारा कराया जा सकता है, ठीक है, या किसी भी लीगल अथॉरिटी के द्वारा कराया जा सकता है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जैसे किसी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के डीन से बात करके, ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर्स को बताकर, तो यूनिवर्सिटी के मतलब उससे भी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोपागेशन, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, या जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब कोर्स कराती हैं या उससे जुड़ी ट्रेनिंग देती हैं, वहाँ पर जाके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोपगेशन कर सकते हो, ठीक है। या पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई से भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का रोल होता है या अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट का रोल होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोपगेशन किया जाता है, ठीक है। चौथा आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या होता है? कंप्लाइंस बेसिकली मतलब कंप्लाइंस देखो होता क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग अलग कंपनीज़ में जाके, अलग अलग कॉर्पोरेशन में जाके चेक किया जाता है, उनके अकाउंटिंग को चेक किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कभी, अगर आपके पापा अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो उनसे आपने सुना होगा कि कंप्लाइंस वाले आते हैं और वो आपके कंपनीज़ के अकाउंटिंग को चेक करते हैं कि आप ढंग से टैक्स भर रहे हो, ढंग से सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। किसी भी कंपनी को डिसाइड करके किसी भी इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया जाता है जिसने सबसे बेहतरीन, ठीक है, जिसने सबसे अच्छी तरीके से वहाँ पर क्या किया होगा, अकाउंटिंग अपना प्रेजेंट किया होगा, ठीक है, जिसने सबसे अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से अकाउंट को प्रेजेंट किया होगा, उसे अवार्ड दिया जाता है। तो जब अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड अकेले तो देंगे नहीं, रूम में बुला के देंगे नहीं, ठीक है, घर पे बुला के देंगे नहीं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे। अब प्रोग्राम रखेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब ज़्यादा लोग आएंगे और सारे बिजनेस से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोपगेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 जगह है, जर्नल जो कि मतलब ICAI के द्वारा जो इशू किया जाता है उसमें पब्लिश किया जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, कई बार एजुकेशनल प्रोग्राम अथॉरिटी खुद चलाती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई, कॉलेजेस में जाकर, बिजनेस मैनेजमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर, और कंप्लाइंस मैंने अभी आपको बताई दिया। तो प्रोपागेशन किस तरीके से बेसिकली किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इसमें हमने समझ लिया 4 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूँगा, फिर से एक बार कहूँगा, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था
यहाँ पर जो मैं चीज़ें लिखवाता हूँ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में लिखवा नहीं सकता, बिकॉज आप भी जानते हो कॉलेज के अंदर आपको पन्ना भरना होता है, पेजेस भरने होते हैं, ठीक है। तो एक बार अपने पेपर से पहले, ठीक है, पेपर से पहले या अगर आप चाहो तो अभी भी, ठीक है, एक बार ज़रूर से ज़रूर रीड कर लें, ठीक है, एक बार ज़रूर से रीड कर लें उस चीज़ को, मतलब बुक की लैंग्वेज को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट ऐड करने हैं, किस तरीके से बुक में आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, और ध्यान रख के चीज़ों को करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब आगे हम देखते हैं लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एएसबी। एएसबी मैं आपको बता चुका हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि आईसीएआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये बोर्ड, ठीक है, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट करने फॉर्मूले किसके, फॉर्मेशन के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब जब फंक्शन की बात की जा रही है तो फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यही मतलब क्रिएट करता है, यही फॉर्मेशन करता है इसका, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो आईएएससी कंफर्मिटी, ठीक है। तीसरे बात भी समझा रहा हूँ, तीसरे की बात करें तो अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। इसका मतलब क्या होगा, आईएएससी कंफर्मिटी का मतलब, देखो आईएएससी बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। तो अगर हम अपने देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अपने देश में इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे, और ये जो एएसबी होता है ये इसका मेंबर है, ठीक है, आईएएससी का मेंबर एएसबी है, वन ऑफ द मेंबर, मतलब एक ही मेंबर नहीं, काफ़ी सारे मेंबर है, तो ये भी किसका एक मेंबर है। तो ये क्या करता है, एएसबी ये ध्यान में रखता है कि जो भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉसिबल एक्सटेंट तक, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उस एक्सटेंट तक किससे मेल खाए, आईएएससी जो बना रही है यानी आईएफआरएस, ठीक है, उससे मेल खाए, इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग सिस्टम है उससे मेल खाए, ठीक है। आईएसओ का मतलब ये है कि एएसबी क्या है, मेंबर है आईएएससी का, ठीक है, जो कि एएसबी ध्यान में रखता है कि किसी भी एक पॉसिबल एक्सटेंट तक जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके जो भी उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है वो इसके साथ मेल खाए, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए इसके बीच में, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, इसके भी और इसके भी। क्यों? क्योंकि इंडिया को क्या करना है, इंडिया को बाहर से भी ट्रेड करना है। तो अगर बाहर के अकाउंटिंग सिस्टम से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम मैच नहीं होगा तो फिर किस तरीके से, हाउ कैन वी ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आईएएससी की कंफर्मिटी लेती है, उससे कंफर्म कराती है कि हाँ भाई, मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम सेट करने जा रहे हैं उसका कई एक एक्सटेंट तक आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैचिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया, पहले उसने क्या किया, पहले फॉर्मेशन किया, फिर उसने कंफर्मिटी की। अब अथॉरिटी ऑफ काउंसिल का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ काउंसिल का मतलब होता है कि यहाँ पर अब ये इशू करेगी अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसने प्रिपेयर किए होंगे, जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए उसने कंफर्मिटी ली है आईएएससी से, ठीक है, अब उसे क्या करेगी, अकाउंटिंग ऑफ काउंसिल के अंडर रह के उसे इशू करेगी अब मार्केट में, मतलब कंट्री के अंदर, ठीक है। आया समझ? तो इसके क्या हो गए, तीन तरीके हमारे फंक्शन हो गए, ठीक है। सबसे पहला फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मेशन करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। दूसरा, आईएएससी की कंफर्मिटी लेगी एक एक्सटेंट तक, एक पॉसिबल एक्सटेंट तक, ठीक है, एक पॉसिबल एक्सटेंट तक उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगी दोनों को, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने बनाया है वो और जो इंटरनेशनली चल रहे हैं वो, ठीक है। इन दोनों को एक पॉसिबल एक्सटेंट तक, जहाँ तक हो सके इन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और व्हेनेवर और जब भी उसे आईएएससी से कंफर्मिटी मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, फिर वो अथॉरिटी ऑफ काउंसिल के अंडर रहकर इस चीज़ को, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई कर देगी, मतलब इशू कर देगी देश के अंदर, ठीक है। और क्या करती है, एक पीरियड इंटरवल में, मतलब हर इंटरवल का मतलब है टाइम टू टाइम कहने का मतलब है, ठीक है।
टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, रिव्यू करती रहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो नए नए रूल्स आए हैं, नए नए लॉज आए हैं, ठीक है, उससे कहीं वो दिक्कत में आ रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को रिव्यू करती रहती है, प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक और कुछ कुछ वर्ड्स पढ़े, कुछ कुछ चीज़ों को जाना हमने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ, कोई सा भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। नहीं आया समझ में, बिल्कुल बकवास लगा तो वो भी आप मतलब, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।